आज की क्लास के अंदर हमारी डिस्कशन है किसकी, एसिड्स के ऊपर। वैसे तो F7 FR के अंदर तीन चैप्टर हैं जो एसेट्स के ऊपर बात करते हैं। एक नॉन टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स का चैप्टर, इनटेंजिबल एसेट्स का चैप्टर, और नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड कंटिन्यूड ऑपरेशन। ये सारे चैप्टर जो हैं वो नॉन करंट एसेट्स के टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली IAS 16 को टारगेट करने के लिए आज हम बात करेंगे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स चैप्टर 2 के ऊपर। ठीक है। तो हम चैप्टर 2 को एक तरफ नेविगेट करते हैं, और चैप्टर 2 है पेज नंबर 23 पे। सर ये कैप्लन की बुक है या ये कैप्लन की बुक है, कैप्लन का स्टडी टेक्स्ट है FR का। एक मिनट मुझे ये स्टडी टेक्स्ट खोल लेने दें और इधर रजिस्टर रख लेने दें। एक मिनट मुझे चीज़ें पूरी कर लेने दें। तो आज हम स्पेसिफिकली नॉन करंट थैंक यू। एसेट्स IAS 16 का के स्कोप के अंदर कवर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने IAS 16 नॉन करंट एसिड्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि नॉन करंट एसिड्स कहते किसको हैं। नॉन करंट एसिड्स की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले तीन वर्ड्स आते हैं: टेंजिबल, नॉन करंट और एसिड। अच्छा, अब टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल के बारे में वो नीचे बताता है। टेंजिबल के बारे में उसको यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन उसने टेंजिबल के बारे में बात नहीं की। अच्छा जी, टेंजिबल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, टेंजिबल कोई भी ऐसा एसेट होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। मेरी बात समझ लग रही है? टेंजिबल जो अपनी एग्जिस्टेंस रखता हो, आपके सामने अपनी मटेरियल एग्जिस्टेंस रखता हो, जिस तरह कोई कार है, जिस तरह कोई बिल्डिंग है, तो आप उसको बाय हैंड टच कर सकते हैं। वो एक टेंजिबल चीज़ है। ठीक हो गया? फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इनटेंजिबल इसके मुकाबले में वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसा सॉफ्टवेयर्स हो गए कंपनी के, वो भी एसेट्स ही हैं, नॉन करंट एसेट्स ही हैं, लेकिन उनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद ठीक नेक्स्ट है। वर्ड है नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ मिनिमम 12 मंथ से ज़्यादा होती है आपके पास। उनको हम सॉरी दोबारा बताइएगा। नॉन करंट, नेक्स्ट वर्ड टेंजिबल के बाद मैंने डिफाइन किया नॉन करंट का। नॉन करंट ऐसे एसेट को कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं जो आपके पास जिनकी मिनिमल यूज़फुल लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा होती है। मतलब जिनसे आपने बेनिफिट 12 मंथ से ज़्यादा का उठाना हो, उनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया? आगे जी। आगे IAS 16 स्पेसिफिकली बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE के ऊपर। ठीक है। मेन जो नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर IAS 16 फोकस करता है वो है PPP, पीपी PPE सॉरी, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रेंटल अदर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। बात समझ लगी? ठीक है। इनके क्या काम है? PPE के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 के अंदर जो एसेट्स आते हैं उनके तीन काम है: प्रोडक्शन और सप्लाई, जी। प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, रेंटल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये तीन काम है। सही। जो भी एसेट IAS 16 के PPE के क्राइटेरिया में फॉल करेगा, उसके लिए उसका मोटिव, जो बिज़नेस के अंदर जो बिज़नेस ने उसको रखा हुआ है, जिस मोटिव के लिए रखा होगा, वो मोटिव होगा आइदर फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक हो गया? जी बेसिकली हम किसी भी एसेट को एक्वायर करते भी तो इसी रीजन के लिए है ना। नहीं, कुछ और भी रीजंस होते हैं। जैसे IAS 40 के अंदर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस होते हैं। लाइक कैश फ्लो के लिए भी हम करते हैं। देखें, IAS 40 के अंदर हमने किसी बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया और हमने सोचा कि फ्यूचर के अंदर उसने हमने हमने उससे कैपिटल एप्रिसिएशन करवानी है। ठीक कैपिटल है। एप्रिसिएशन का मतलब है कि फ्यूचर के अंदर इस बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और हम उसको दोबारा बेच देंगे। तो वो ठीक है। हमने गेन हासिल करना है। वो अकाउंटिंग IAS 16 के अंडर नहीं आएगी, जिसको हमने स्टार्टिंग से ही इस मोटिव के साथ अक्वायर किया कि फ्यूचर में हमने इसको बेच के गेन लेना है, और हमारे जहन में उस बिल्डिंग से कोई प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस नहीं था हमारे जहन में। सही सही सही। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रिकग्निशन क्राइटेरिया।
वो कहता है कौन सी ये वाली नीचे दी गई वो शराइत हैं जो पूरी होंगी तो हम किसी चीज़ को IS-16 के तहत PPE के अंदर क्लासीफाई करेंगे। ठीक हो गया। जी बेहतर। ठीक हो गया। वो कहता है इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50% चांसेस। मेरी बात समझ लगी? जी जी। प्रोबेबल का मतलब है मोर देन 50% चांसेस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। जिस एंटिटी ने एसेट खरीदा फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसकी तरफ फ्लो करेंगे, मतलब हम फ्यूचर में इस एसेट्स के जरिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने के काबिल हो जाएंगे। बात ठीक समझ है, आ रही मतलब है? कि इसका रोल होगा फ्यूचर बेनिफिट्स में। ये वो कंडीशन है, ये वो जी। कंडीशन है, जो कंडीशन फुलफिल होगी तो कोई एसेट नॉन करंट एसेट IS-16 PPE की कैटेगराइजेशन के अंडर आएगा, ये अकाउंटिंग के अंडर आएगा। बात समझ लगी? जी जी। फिर वो कहता है द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मतलब हम उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि एस्टिमेशन की बेस के ऊपर हमारे पास उसकी फुल कॉस्ट मेजरमेंट करने का एक सिस्टमेटिक और एक जिसको कहते हैं रिलायबल तरीका है। ठीक है। ठीक हो गया। वो कहता है आइटम ऑफ प्रॉपर, फिर उसके बाद उसने बताया ये क्या, इनिशियल रिकॉग्निशन, ये दो चीजें होंगी तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे IS-16 के लिए। जी बेहतर। ठीक हो गया। अब आ गया इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है कि अब हमने उसको बुक्स में किस तरह लिखना है। ठीक है। वो कहता है कि एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। पहली दफा जब आपने उसको खरीदा तो उसको आप कॉस्ट के ऊपर लिखेंगे, इंक्लूडिंग, अब कॉस्ट में क्या क्या कुछ आएगा, कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, इंक्लूड ऑल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट टू वर्किंग कंडीशन। मतलब कि आपने एक एसेट खरीदा फैक्ट्री से, फिर उसको आप लेके आए, उसको आप अपनी जगह के ऊपर लेके आए, उसको आपने इंस्टॉल करवाया, उसको आपने चलाया, पहली दफ़ा टेस्ट किया, टेस्ट के लिए जो स्टाफ आपने बुलाया, वो जितनी सारी कॉस्ट है वो सब किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, वो इसके अंदर ही ऐड करेंगे इसके हम। अंदर ही ऐड करेंगे, इसकी कॉस्ट के अंदर। आपने फैक्ट्री से खरीदा, परचेज प्राइस, आपने उसके ऊपर कोई जिसको कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो भी इसके अंदर ही ऐड होगी। फिर आपकी लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। आपकी लोकेशन पे पहुंच के इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस हैं और टेस्टिंग के एक्सपेंसेस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। बात समझ लग गई? जी बिल्कुल। अच्छा जी। इंक्लूड दिस इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, इंक्लूड दिस कैपिटल कॉस्ट सच एज, वही मैंने जो बात की, प्रेपरेशन, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। सारी बात समझ लग गई? जी जी सर, मैं समझ गया। उसके बाद कहते हैं एक्सपेंस आइटम सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग, वारंटी कॉस्ट शुड बी रिटर्न ऑफ। अच्छा, ये जो एक्सपेंस आइटम है ना, जिस तरह ये वाली जो आइटम है एक्सपेंस आइटम सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग एंड वारंटी कॉस्ट, ये वाली जो कॉस्ट है ये आपने ऐड नहीं करनी। हाँ सर, ठीक है। जिस तरह फ्यूल आपने की। आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी है उसके लिए, तो जी। वो उसमें इंस्टॉल डाली नहीं जाएगी। और सर ये फ्यूल से क्या मुराद है? फ्यूल से मुराद है कि कोई फ्यूल इसके लिए कंज्यूम है किसी काम के लिए, इसके किसी काम के लिए। ठीक है। फ्यूल से मुराद आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। फ्यूल से ये रनिंग मुराद, है उसकी, हाँ, उसकी मशीन की अपनी। हाँ, मतलब कि यहाँ पे आप फ्यूल को इस तरह समझ लें कि फ्यूल जो है ना वो कोई मेजोरिटी उसका पार्ट नहीं है, मेजोरिटी उसके कॉस्ट का कोई पार्ट नहीं है। ये एक उसको समझें कि हम किस तरह इसको एक्सप्लेन करें कि जिसको कहते हैं ना कि इसके मतलब कि एक चीज़ लाने के अंदर ये काम नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल जो होते हैं ना ओवरहेड्स एक तरह से जो होते हैं, जी जी। उस तरह ये स्पेंड हुआ है फ्यूल। उस तरह के की एक्सपेंस है। हाँ जी। जी बिल्कुल। शुड बी रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड, और इनको जब ये इनकर हो तो इनको रिटर्न ऑफ कर लेना चाहिए। रिटर्न ऑफ से मुराद है इनको डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ले जाना चाहिए। सर ये रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड का क्या, इनकर्ड इन किस चीज को करते हैं? एज इनकर्ड का मतलब है जैसे ही ये खर्चा हुआ है उसी वक्त आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसेस के अकाउंट में लिख लें। शुड बी रिटर्न एज, सर इनकर्ड, इनकर्ड यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को वो कर रहा है। रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड का मतलब होता है जब भी हम किसी एक्सपेंस को कहते हैं ना रिटर्न ऑफ एज इनकर्ड, तो उसका मतलब होता है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है P&L में ले गए हैं और रिटर्न ऑफ कर दिया उसको। ओके सर। मतलब और कि सर रिटर्न एक्सपेंसेस आपका का, मतलब होता है कि हमने उसको वहां पे जाके इसको हमने पीएनएल में जाके क्लोज कर देना है। P&L में जी जाके उसको डाल देना एक्सपेंसेस के अकाउंट के अंदर। जी। P&L में जो एक्सपेंसेस का खाना होता है ना, ऑपरेटिंग जी जी। कॉस्ट्स जो होती हैं उसके अंदर। जी सर।
अच्छा जी, उसके बाद आता है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड विद इक्विवेलेंट लाइबिलिटी सेटअप। द डिस्काउंट ऑन द लाइबिलिटी कुड बी अनबाउंडेड ओवर द पीरियड अंटिल डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज पेड। दिस मीन्स दैट लाइबिलिटी इंक्रीजेज बाय द इंटरेस्ट रेट ईच ईयर with the increase taken to finance cost in the statement of profit and loss. You may need to use the interest given to apply the discount factor R and the number of the years in settlement. अच्छा, अब देखें, आज हमने कोई ऑयल रिग जो है वो इंस्टॉल कराई है, ठीक है। जी सर। काफ़ी सारे मुल्कों के अंदर ऐसी लिटिगेशन और रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर लिखा जाता है कि जब भी आप कोई ऑयल रिग इंस्टॉल कराएंगे ना, तो आखिर पे जब आप उसको डिसमेंटल कराएंगे तो वो सारा खर्चा भी आप ही उठाएंगे। ठीक है। आप उसको सारी उस एरिया को जो उसकी वजह से ख़राब हुआ है उसको आप सही भी आप ही करवाएंगे। तो ठीक है। इसकी अकाउंटिंग के अंदर आई 16 कहता है कि आप इसको आज ही रिकॉर्ड कर लें। जिस टाइम आपने उस एसेट को ख़रीदा है ना, जी जी। उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लें कि उसको उतारने पर हमें कितना खर्चा होगा, उसको वहाँ से रिमूव करने के ऊपर हमारा कितना खर्चा होगा। ठीक हो गया? जी सर, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और वो जो, क्योंकि वो खर्चा तो फ़र्ज़ करो हमने $1 मिलियन का खर्चा करना है आज से 10 सालों के बाद। ठीक हो गया? सर ये हम कैसे इमेजिन करेंगे कि इमेजिन इमेजिन नहीं कर रहे, इमेजिन नहीं कर रहे, इमेजिन नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, हमें एक अंदाज़ा लगाएंगे, मार्केट एस्टिमेट लगाएंगे कि जिस तरह हमारी किसी एक कंपनी ने, हमारी एक कंपनी ने फ़र्ज़ किया कि उसने ये वाला उसने आज से 10 साल पहले लगाया था, तो उसने आज जब उतरवाया 10 सालों बाद तो उसको इतना खर्चा आया। उसके हवाले से हम मार्केट ट्रेंड्स को देख के, इंटरेस्ट रेट्स को और इन्फ्लेशन को देखते हुए हम एक जिसको कहते हैं ना एस्टिमेट लगाएंगे कि फ्यूचर में हमें इतने पैसे लगेंगे इसको जी उतारते वक्त। सही ठीक सही सही, एक ठीक हो। क्रॉस रेफरेंस बना लेंगे, हाँ रेफरेंस एस्टेब्लिश कर लेंगे। हाँ। अब क्या होगा, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो पैसे तो हमने फ्यूचर में देने हैं ना, वो आज जी तो जी। नहीं देने। तो उसकी बिल्कुल। हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का उसने ये फार्मूला बताया। प्रेजेंट वैल्यू का ये फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का ये फार्मूला है 1 / 1 + R⁻⁴ ठीक है। आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि जितना इस आज के साल से लेके वो वैल्यू रीच होने तक दरमियान में जितनी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। जिस तरह सर। ये उस बात का मैयर है कि आज मेरा 1 रुपया कल के 1.5 रुपए के बराबर होगा। मेरी बात समझिए? सर दोबारा इसको इक्वेशन को मुझे इलाबोरेट कीजिएगा प्लीज। मैं आप एक मेरी बात सुने, आज मेरे पास जो 1 रुपया है, तो क्या आज से 10 सालों बाद वो एक ही रहेगा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? नहीं सर, डिफरेंट होगी। बिल्कुल। वैल्यू उसकी लाजमी तौर पे बढ़ जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसी तरह आज ये जो आर है ना, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी एडिशन ठीक है। की वजह से आज की अमाउंट में वो इंटरेस्ट अमाउंट जब एडिशन होगी तो वो फिर वो फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचेगी। मेरी बात समझ लगी? जी, ये जो अभी से फ्यूचर वैल्यू की जो चेंज में जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो आर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, वो इंटरेस्ट रेट जिस रेट के साथ वो चेंज आएगा ना, उस चेंज को आर रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो जी। रेज टू पावर एन है वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने सालों का हमारा वो ये प्रोसेस है। जैसा फर्ज करें हमने 10 सालों के लिए रिगल गाई है, तो आर रेज टू पावर 10 हो जाएगा। ठीक है। और ये जी। अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर लगाया जाता है इसके ऊपर। ये जो आर है ये अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया ना? अच्छा, जी वो कहता है अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू है ना हमारी, उसके ऊपर हमने ये फार्मूला लगाया। और ये फार्मूला लगाने के पास हमारे पास आई प्रेजेंट वैल्यू। ठीक और है। वो प्रेजेंट वैल्यू हम अपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे कि कॉस्ट में क्या क्या कुछ ऐड करेंगे जी। इनिशियल मेजरमेंट में। तो इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हमारे एसेट की कॉस्ट में आज रिकॉर्डिंग के वक्त ऐड हो जाएगी। जी बेहतर। ठीक हो गया? और इस वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू तक लेके जाने के लिए अब हर साल लाजमी बात है कोई ना कोई इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा हर साल। ये उसने लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट दिस लाइबिलिटी इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट ईच ईयर एंड दिस इंक्रीज इज टेकन टू फिनांस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ लगी? सर जब हम इसको पहले ही इसको एक्सपेंस में काउंट कर लेंगे तो ये हर साल तो हाँ लाइबिलिटी हमारी कम नहीं होगी। मेरी बात नहीं आप समझे। हमारे पास एक है फ्यूचर वैल्यू जी और हमारे पास एक है प्रेजेंट वैल्यू। जी। फ्यूचर वैल्यू हमने कहा कि एक चीज़ की है 10 रुपये,
ठीक है, जी कि आज से 10 सालों बाद हमें इस चीज़ को उखाड़ने में 10 रुपए लगेंगे दोबारा। जी ठीक है, तो हमने कहा कि हमने तो इसकी रिकॉर्डिंग आज करनी है ना, जी बिल्कुल। तो हमने इसको लेके आना है फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। जी ठीक है। तो फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू की फर्ज करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज आ जाती है 7 रुपए। जी ठीक हो गया, मेरी बात जी समझ लग गई। मैं समझ गया सर। अब इस 7 से इसको 10 के ऊपर ले जाने वाली जो चीज़ है ना, जो आज के 7 को कल का 10 बनाएगी, वो है इंटरेस्ट रेट या ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर। ठीक आज है। हम आज की डेट में हम इस 7 को अपनी कॉस्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। ठीक है सर। और हर साल फर्ज करो इधर दरमियान में 10 साल का टाइम है, हर साल हम इतना इतना इंटरेस्ट लेंगे जो ऐड होता जाएगा इस अमाउंट के अंदर, जी एक तरह से, कि वो अखीर पे जाके जो हमें इस पूरे प्लांट की कॉस्ट पड़ी होगी रिमूविंग की, वो कितनी होगी, 10 ही पड़ी होगी। पूरा क्योंकि वो इक्वल इक्वल उसमें हिस्सों में उसको हम हाँ, वो डिवाइड। प्रेजेंट वैल्यू इस इंटरेस्ट रेट के साथ कंबाइन हो गए, 10 सालों बाद 7 से 10 ही हो जाएगी। जी बेहतर। समझ लगी मेरी बात। और जी मैं इस समझ। इस इंटरेस्ट रेट की अकाउंटिंग हम आज कैसे करेंगे, कि इस इंटरेस्ट रेट को हम ईच ईयर फिनांस कॉस्ट के अंदर डाल देंगे। समझ लगी। सर This means that the liability increases by interest rate each year. The increase is taken to the finance cost in the finance cost in the statement of profit and loss. जी बेहतर। बात समझ लगी, पूछें कुछ पूछना तो। जी मैं समझ गया। अच्छा, अब आगे इलस्ट्रेशन करता है, इससे और क्लियर हो जाएगी ये बात, इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है सर। If an oil rig was built into the sea, the cost to capitalize is likely to include the cost of constructing the asset at and the present value of the cost of dismantling it. मेरी बात आ गई यहाँ पे। जी If the सर। asset cost 10 million to construct and 4 million to remove it in 20 years, ये सारा सिनेरियो समझ आ रहा है ना, then the present value of dismantling cost must be calculated. समझ लग रही है। जी सर। If the interest rates are 5%, the present value of the dismantling costs are calculated as follows. अब देखो हमारे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट की फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर में हमें कितनी 20 सालों बाद कितनी डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर करनी है, 4 मिलियन की। 4 मिलियन। तो आज हम उसके ऊपर डिस्काउंट फैक्टर लगा के उसको आज कितनी होगी उसके अमाउंट वो निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 5% रेट है ना, 1 प्लस 5% रेज टू पावर 20। एन एन का मतलब है जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये फॉर्मूला जो लगा हुआ था। जी और फिर हमने उसको जब कैलकुलेट किया तो 4 मिलियन की आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई ये 1.5 मिलियन, राउंड ऑफ करके। सर ये जो कीमत है ये प्रेजेंट टाइम की है। ये प्रेजेंट टाइम की जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने फ्यूचर में बियर करनी है आज से 20 सालों बाद, उसकी आज क्या कॉस्ट है वो ये है 1.5 मिलियन। जी बेहतर। अच्छा, अब हम टोटल अपनी बुक्स के अंदर उस एसेट की क्या कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, उस एसेट की कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे 10 मिलियन, तो उस एसेट की परचेज कॉस्ट थी। ठीक हो गया, उसमें हम ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड करेंगे जो हमने फ्यूचर में जाके इनकर करनी है, और उसकी ठीक आज है। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इसको ऐड करें, तो आज जो हमारी बुक्स में वो एसेट जिस कॉस्ट के ऊपर आएगा वो 11.5 मिलियन के ऊपर आएगा। अच्छा सर ये बताएंगे ये हमने 4 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया है? ये फॉर्मूला है ना, ये देखें ऊपर, ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर है रेट 5%, रेज टू जी पावर 20। अब इसको सबको कैलकुलेट करें तो यही बन जाएगा। ठीक है। ये हम 1 को और हमने ये जो 5% है इसको जब हमने कंबाइन किया है तो ये बन गया 1.05 हाँ, ऐसा है वन सर? पॉइंट जीरो फाइव परसेंट हाँ जी। जी बेहतर। ठीक हो गया। वो कहता है दिस, हाँ वो आगे कहता है कि ये जो आगे ही है ना, ये वाली जो अमाउंट है ये क्या है भला, ये अब वो अमाउंट है जो हमारी बुक्स के अंदर एसेट की शो हो रही है आज की तारीख में, 11.5 मिलियन। 11 point एक मिनट the total to be capitalized would be 10 million plus 115 plus। सर इसको हम ये तो हमारी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है तो इसको हम एसेट में क्यों ऐड करें? देखें आई एस 16 के क्राइटेरिया के मुताबिक मैंने आपको बताया था
कि उसने ऊपर बताया कि कौन कौन सी चीज़ें एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेंगी, यहाँ पे उसने बताया। फिर उसने जी यहाँ पे डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को भी एसिड की इनिशियल कॉस्ट रिकॉग्निशन का पार्ट बनाया। इस पॉइंट की वजह से डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आज एसिड की कॉस्ट का पार्ट बन रही है। मेरी बात समझ जी लगी? जी बेहतर सर। ये आ गया, हम्म, ठीक हो गया। जी सर। ये वो टोटल कॉस्ट है जिसके अंदर परचेज प्राइस भी इंक्लूडेड है और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, और आज उसको हम डेप्रिसिएट करेंगे एसिड की यूजफुल लाइफ के ऊपर जो कि 20 ईयर्स है। अच्छा सर। और पर ईयर एसिड की डेप्रिसिएशन ये आ जाएगी। ये पॉइंट वैसे भी इतना क्लियर नहीं है क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन के ऊपर बात नहीं की अभी, जी सर। लेकिन फॉर जनरल पर्पस मैं आपको बताऊं कि जो एसिड की टोटल वैल्यू होती है उसको यूजफुल लाइफ के साथ डिवाइड करते हैं तो पर ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाती है। ठीक है सर। आप 11.5 मिलियन को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5.75 मिलियन पर ईयर की। जी सर, ये जो हमने 1/20 किया है, इसमें 1 एक ईयर को शो कर रहा है, ऐसे ना सर? नहीं, किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए हम लिखते हैं ना तो हमेशा मल्टीप्लाई में 1/20 ही लिखते हैं। ओके ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना 2/20 तो वो हमें 2 सालों की क्यूमुलेटिव दे देगा। ठीक है सर। बात समझ लगी? जी मैं समझ गया। अच्छा, वो कहता है ईच ईयर द लाइबिलिटी वुड इंक्रीज बाय एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। जी In year, this would mean that the liability increases to 75, making the end year liability 1.582936. This increase is taken to finance costs in the statement of profit and loss. अच्छा, अब उसने यही पॉइंट किया था जिसको मैं बता एक्सप्लेन करने के लिए नीचे इलस्ट्रेशन के ऊपर आया था। अब देखो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जब पहली दफ़ा आपने एसेट को रिकॉग्नाइज किया तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या थी? 1.5 मिलियन। ठीक हो जी गया सर। ना? ये जो है, बिल्कुल। हम बात करें हैं अब इसकी, ये वाले की। जी सर। ठीक हो गया, ये तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने तक तो बात समझ आ गई ना, ये वाला बिल्कुल। सारा बात तो समझ आ गई। जी सर। अच्छा, ये आ गई हमारी बात। अब क्या होगा कि ये तो ईयर ज़ीरो है जब हमने एसेट खरीदा, ठीक ठीक हो है। गया। अब जी ईयर ज़ीरो से लेके ईयर वन के एंड तक ये 1 साल हो गया ना? बिल्कुल सर। 1 साल हो गया। तो इस 1 साल के अंदर उसने कहा जी कि ये जो इंटरेस्ट रेट हमने अप्लाई किया ना अमाउंट के ऊपर, वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक आप है। एक काम करो ना, सबसे पहले कैलकुलेटर के ऊपर 1.815, एक मिनट रुको, आप करो 15075 588, इसके ऊपर 5% लगा के देखो क्या जवाब आता है। सर 157 1507588। 508 ऐसा ही है सर? इसके ऊपर 5% लगाओ। इसके ऊपर 5%? सर ये 5% इसका बनता है 75,379। हाँ, ये देखो ये आ रहा है ना इधर 75,378। जी बिल्कुल सर, आप आगे। हाँ, तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये हर साल हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर बिल्कुल आगे। ऐड ऐड होती जाएगी। मेरी बात समझ लगी? जी बिल्कुल। हर साल ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अंदर ऐड होगी और ये लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगी इस अमाउंट से। अब इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट को ऐड करो 1507588 में। इसको सर 75378 को हाँ, 75378 को 1507588 में ऐड करो। 1507588 को सर। हाँ जी, हाँ जी, इसको ऐड करो 7538 में, 378 में। जी सर मैं कर रहा हूँ। 75। सर अब वो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पर ईयर में ऐड करना है, 575378 में ऐड करना है ना? हाँ जी, पर ईयर में ऐड करना है। जी जी, मैं वो उसमें करता हूँ। मैं एक्चुअली में वो जो फर्स्ट ईयर हमने निकाला था मैं उसमें ऐड कर रहा था। अच्छा। 575378 आप प्लस। किस में ऐड किया है? 1507588 में 75378 ऐड करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, 1507558 प्लस 75378। हम्म ये हो रहा है 15 1582936। हाँ, ये देखो अब 1582936 ये वैल्यू आ गई बिल्कुल सर। कि हर साल
जी देखो ना, अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है, एक तरह से अगर आप सोचो इसके बारे में सोचो, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? सर एक एक्सपेंस है जो कि विद द पर ईयर डिस एक एक एक्सपेंस है रेट जो से चलता एक है। एक्सपेंस है जो हमने फ्यूचर में जाके करना है। बिल्कुल, और उसके लिए हम अभी से पैसे निकालते जा रहे हैं पर हाँ ईयर हाँ। से। और उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू की मद में आज हमने अपने एसेट के अंदर डाल दिया, और जी जो सर। पोर्शन उसका हमने नहीं डाला वो हमें इंटरेस्ट के तौर के ऊपर ऐड होता जा रहा है, किसमें? हमारी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। ठीक है सर। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी के तौर पे, क्योंकि फ्यूचर में तो हमने पे करनी करनी है। जी। तो ये अमाउंट जो है वो हमारे पास एक नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे हमारी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही होगी, ये वाली जो है। बात समझ लगी? सर ये हमारी पर ईयर की बुक में एज अ बैलेंस शीट हमारी वो बुक होती है जो पर ईयर के हिसाब से पर ईयर की नहीं बनती, पर ईयर के हिसाब से अपडेट होती है। ठीक है सर। पर ईयर की सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। ठीक है सर। और ये जो जितना इंक्रीज आ रहा है ना, ये 7538, इसकी अकाउंटिंग होगी फिनांस कॉस्ट के तौर पे। ठीक है सर। अब मैंने आपको क्या बात बताई सबसे पहले, अब मैं इसको ज़रा यहाँ पे क्लियर करके बता दूँ। कहीं खाली स्पेस ढूंढ के ना वहाँ पे इस बात को क्लियर करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक रिग थी, ठीक है। उसकी इनिशियल जो हमने 20 ईयर्स के बाद जो हमने उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे करनी थी वो थी 4 मिलियन। जी सर। ठीक हो गया। हमने ये थी उसकी फ्यूचर वैल्यू जो हमने पे करनी है। ये हमारे लिए एक क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है सर। अब फ्यूचर में जाके अब हमने इसकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू जो कि है 1.5 मिलियन। जी सर बिल्कुल। ठीक हो गया, जो क्या है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। बिल्कुल सर। अब इसके दरमियान में कितने साल, 20 ईयर्स। बिल्कुल। और हर साल इस ये जो लाइबिलिटी है इसने अनवाउंड होना है, मतलब इसकी वैल्यू ने इंक्रीज करना है। और ये जो जी। 1.5 मिलियन है इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे किया, एक तो हम इसने इसको अपने एसेट की वैल्यू में, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। जी। और एक इसकी हमने नॉन करंट लाइबिलिटी बना के रखी बैलेंस शीट में, ये दोनों बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है सर। ये एक हमने इसकी नॉन करंट लाइबिलिटी बनाई जो हर साल बढ़ेगी। बढ़ेगी, किस अमाउंट से? जो इंटरेस्ट रेट होगा, जी जो सर। इंटरेस्ट हम रेट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे पहुंचने के लिए अगले 20 सालों तक, हर साल। जी सर। और वो इंटरेस्ट रेट की अपनी अमाउंट एक तो इस नॉन करंट लाइबिलिटी को इंक्रीज करेगी, और एक वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फिनांस कॉस्ट के अंदर जाएगी। ठीक है सर। अब एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी डेबिट नॉन करंट एसेट, किस अमाउंट से? डिसमेंटलिंग कॉस्ट की अमाउंट से, जो कि प्रेजेंट वैल्यू पे आज 1.5 मिलियन। ठीक है सर। फिर क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट हुई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या डिसमेंटलिंग कॉस्ट की लाइबिलिटी 1.5 से। ठीक हो गया, एक तो ये लाइबिलिटी बन गई, एक तो ये एंट्री बन गई। सर ये हमने जो क्रेडिट किया है लाइबिलिटी को, हम्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को, ये क्यों किया हमने? तो लाइबिलिटी की हमेशा नेचर नेचर क्रेडिट होती है ना। जी ये तो है। तो देखो ना, एक ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है जो हमने फ्यूचर में पे करनी है। तो आज उसकी कॉस्ट एसेट को इंक्रीज करी है तो डेबिट कर दिया उसने एसेट्स को, और आज उसकी इंक्रीज कॉस्ट एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है तो उसने एक लाइबिलिटी बना दी 1.5 की। ठीक हो गया, अपनी जी। प्रेजेंट वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने जहन में रखनी है, प्रेजेंट वैल्यू से सारा काम हो रहा है। ये हो रहा है ईयर जीरो पे। ठीक है सर। अब एक साल गुजर गया, एक साल आ गया, नया साल आ गया। अब क्या होगा कि जो जो आपके पास जो ये डेबिट नॉन करंट एसेट की वैल्यू है ना, जी सर। 1.5, साथ ही नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो है ना ये सिर्फ 1.5 से इंक्रीज नहीं हुई हुई, इसमें अभी वो भी एडेड है, जो परचेज प्राइस थी। मेरी बात समझे हो? सर परचेज प्राइस तो हमने वो जो रिग को परचेज किया वो तो अलग है ना, 10 मिलियन। देखो इधर मेरी बात सुन, देखो किसी भी एसेट को परचेज करने का उसने की जो कॉस्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसकी परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये सारी बातें जी। याद हैं? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की क्या चीज़ आती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। बिल्कुल सर। तो अब जब हम इधर एसेट लिखेंगे ना तो हम क्या करेंगे, ये डिस और
एसिड की कॉस्ट तो इधर आ गई ना। जी सर। एक मिनट, मैंने ना कंप्लीट एंट्री नहीं ना बनाई, मैंने आपको सिर्फ ये क्या कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट के वाले से बताया था, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। मैं आपको कंप्लीट एंट्री एसेट की बना के देता हूँ, एक मिनट। जी प्लीज, थैंक यू। ये देखें, ये अगर हम इसको करें डेबिट एसेट, अगर हम करें ये हो जाएगा डेबिट एसेट बाय 11.5 मिलियन। ठीक हो गया। डेबिट जी एसेट नॉन करंट एसेट, एनसीए। एनसीए। अब हम क्रेडिट क्या क्या करेंगे। सर इसको हम 11.5, हाँ बिल्कुल ठीक है। हमने वो 10 को और हाँ 1.5 को ऐड किया हाँ, 10 जो है वो इधर हमारे पास हो रहा होगा। है सर। वो जो क्रेडिट हमने हमारे एक्वायर किया है क्रेडिट हमारे पास 10 मिलियन हो रहा होगा कैश, जी सर। क्योंकि हमने 10 मिलियन कैश पे किए हैं ना उस एसेट को खरीदने बिल्कुल के लिए। सर। और इधर 1.5 मिलियन जो हो रही होगी वो लाइबिलिटी, जी सर। प्रोवियन, जो दोनों को ऐड प्रोवियन, कीजिए। प्रोवियन होगी किसके लिए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो हमने बिल्कुल आगे बिल्कुल। फ्यूचर में पे करनी है, किससे, बिल्कुल प्रेजेंट सर। वैल्यू से। वो जी सर। हमने इसमें उसका इम्पैक्ट इसमें हमने पहले ही ले लिया, ये 1.5 बिल्कुल वाला। मेरी बात समझ लग रही है। जी सर। बिल्कुल। ये हो रहा है ईयर जीरो के लिए सारा कुछ, जब आपने पहली दफ़ा ये सारा सिनेरियो रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स के अंदर। जी सर। बिल्कुल। अब आ गया ईयर वन। ईयर वन के अंदर अब नई एंट्री क्या होगी। ईयर वन के अंदर जो ये नॉन करंट एसेट है ना, जी सर। इसकी वैल्यू डेबिट होगी डेप्रिसिएशन की वैल्यू से, जो नीचे उसने बताया था। 5% सर। नहीं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू से डिवाइडेड बाय 20 वाली बात जो थी ये, जी ये जी, वो वाली, 20 इयर्स ये ठीक। वाली बात जो है, ये बात समझ लग गई। जी मैं इसको एक बार फिर से और रिव्यू कर लूँ। There would be depreciated over 20 years, जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू है ना 11.5, जी सर। 11.5 डिवाइडेड बाय 20 करके हम इसकी पर ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया। और डेप्रिसिएशन क्या करेगी, नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करेगी और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट। करेगी। ये एक एंट्री ये हो गई। फिर दूसरी एंट्री ईयर वन के लिए होगी, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट के वाले से। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो वो फ्यूचर लाइबिलिटी है जो हमने फ्यूचर में जाके पे करनी है, और बिल्कुल। वो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू तक किस वजह से जा रही है, किस वजह से जा रही है, वो इंटरेस्ट रेट जो दरमियान में आ रहा है। जो जी जो 5% है। हाँ, जो 5% इंटरेस्ट रेट आ रहा है, और वो इंटरेस्ट रेट इस नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ऐड होता जाएगा 1.5 में। और कितने से ऐड होगा, जितने से हमने इधर इंटरेस्ट अमाउंट निकाली है 5% लगा के, वो जी अमाउंट थी ये 75,738। जी। तो अब वो क्या करेगा, 75,738 करेगा, 75,738 करेगा, डेबिट करेगा। अब देखो किसी भी एंट्री के दो दो इम्पैक्ट होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट। ये बात समझ लग रही है। जी सर बिल्कुल लग रही है। तो डेबिट, ये जो अनवाइंड इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, ये किस में जाएगा, फिनांस कॉस्ट में, ठीक है फिनांस सर। कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। और क्रेडिट किसको करेगा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अकाउंट को बैलेंस शीट के अंदर, जो कि 1.5 मिलियन के अंदर जिसका बैलेंस पहले पड़ा था, और उसमें 75 वाला बैलेंस और ऐड हो जाएगा। बात समझ ठीक लगी, है सर। बात समझ लगी। हाँ जी। जी अब आपको मेरी कुछ बात समझ लगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओवरऑल इसकी जी एंट्रीज, सर। एंट्रीज एंट्रीज काफी क्लियर हो एंट्रीज गई मुझे। ऑल इसकी एंट्रीज आपको समझ आई हैं ऑल। इसकी ओवरऑल एंट्रीज क्या होंगी, ये आपको हाँ जी सर एक्सेल, बिल्कुल हो रही है। एक्सेल की शीट शो हो रही है। अच्छा, ये मैं आपको करके जी दिखा जी रहा हूँ। सर बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अब ये देखो नॉन तो करंट एसेट 11.5 से डेबिट हो गया, ये जीरो है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है सर। फिर उसके जी बाद जी। क्रेडिट कैसे हो रहा है, ये हमने अभी अभी एसेट खरीदा है, वी जी जी बिल्कुल। रिसेंटली परचेज द रिग, ये कंडीशन है, जी सर बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये हमने रिग की टोटल कॉस्ट को क्या किया, डेबिट कर दिया। और क्रेडिट इसके मुकाबले में क्या किया, क्रेडिट हमारा हुआ सबसे पहले तो कैश, कैश हुआ क्रेडिट किससे, 10 से क्रेडिट हो गया, क्योंकि सर ये जी। क्योंकि
दिस वाज द परचेज प्राइस ऑफ द रिग। ठीक हो गया। जी सर। और फिर प्लस क्रेडिट इसमें डिस जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग मेंटलिंग सी ओ सी ओ एस टी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट 1.5। और ये सर, हमने इसी डिसमेंटलिंग कॉस्ट को अब अभी से हम फाइनेंस कॉस्ट नहीं कह सकते? देखो देखो ऐसे नहीं कह सकते। जिस तरह अब इसको ऐसे समझो कि जिस तरह आप किसी जगह से जाके कोई लोन लेते हो तो एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और एक उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है। जी ऐसे बिल्कुल ही सर। होता ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। तो आप आहिस्ता बिल्कुल सर। आहिस्ता एक दफ़ा आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इंटरेस्ट भी पे करते रहते हो। जी बिल्कुल। अब देखो अगर हम इसको ऐसे देखें कि वो जो 4 मिलियन था उसमें से 4 मिलियन की जो प्रेजेंट वैल्यू थी, 4 मिलियन को अगर हम इस तरह करें, 4 मिलियन 1 डिवाइडेड बाय 1, एक मिनट, 1 शिफ्ट प्लस 5 शिफ्ट% शिफ्ट। 5% और 20 ईयर्स है सर। हाँ तो ये हमने इसमें वही फार्मूला लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिस्काउंट फैक्टर आ गया। और जब हम इसको 4 के साथ जी मल्टीप्लाई सर। करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो हमारे पास वही वैल्यू आ गई। ठीक हो गया ना। जी सर। 1.5 मिलियन वाली वैल्यू आ गई। तो ये समझो कि जो 1.5 मिलियन है ये हमने अपनी फ्यूचर की लाइबिलिटी बिल्कुल का सर। एक तरह से प्रिंसिपल पहले ही पे कर दिया। मेरा पॉइंट क्लियर ठीक हो है रहा है। सर, ये हमने उसको निकाल के रख लिया। हाँ ये जी हमने उसको पहले ही निकाल के रख लिया कि हमने ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमने पहले ही पे कर दिया है। और इसको पे कर दिया को हमने अपनी बुक में कैसे कर दिया, पे कर दिया नहीं बल्कि पे करना है, इसलिए तो लाइबिलिटी में लिख रहे हैं ना। जी, इसको इसलिए हम अकाउंट में होल्ड करते जाएंगे। हाँ अकाउंट में बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटी के तौर पे इसको लिख रहे हैं। अब इसको हर साल हम जी आगे सब्सिक्वेंट अनवाउंड कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट अनवाउंड का मतलब है कि हर साल हम इसके ऊपर 5% रेट लगा रहे हैं। अगर मैं अब देखो ना, बिल्कुल। मिलियन होता है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ जी टेन सर। रेज टू पावर सिक्स से मिलियंस में लाने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये करके, तो ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई मिलियंस के अंदर। ठीक हो गया। जी सर। अब इसके ऊपर मैं लगाऊँ 5% इंटरेस्ट, 5 शिफ्ट%। तो ये जी मेरे सर। पास आ गई वही इंटरेस्ट की अमाउंट जो आपने फाइंड आउट की थी नीचे। जी बिल्कुल सर। ये 378 था ना, राउंड ऑफ करेंगे 7 8 राइट। तो वो बन जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो वो बन जाएगा, ये देखो। जी। जी ये वो हो सर जाएगा बट ठीक हो, ये बिल्कुल। इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। अब क्या होगा, जो ईयर ज़ीरो है, ईयर ज़ीरो था ना ये वाला जो मैंने जिसके ऊपर बात की थी आपसे, ये ईयर ज़ीरो। अब आ गया ईयर वन, YEAR 1। ईयर वन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगी क्या, जी सर। नॉन करंट एसेट आ जाएगा। नॉन करंट एसेट की कितनी वैल्यू थी हमारे पास, नॉन करंट एसेट अब बिल्कुल क्या सर। होगा, अब हमारे इलेवन पास पॉइंट क्या, फाइव क्योंकि एक साल गुजर गया ना एसेट की लाइफ का, तो इसके लिए डेप्रीसिएशन भी चार्ज होगी। जी सर। तो डेप्रीसिएशन किसके ऊपर चार्ज बिल्कुल होगी, सर। डेप्रीसिएशन चार्ज होगी इस 11.5 टोटल वैल्यू के ऊपर, और जो एसेट की यूज़फुल लाइफ है 20 उसके ऊपर। जी। ठीक हो गया, इतनी डेप्रीसिएशन जिसम चार्ज। होगी 11.5 पर और बेसिस होंगी वो 20 ईयर। हाँ 20 ईयर्स के ऊपर, 20 ईयर्स के लिए। अब और इस सारे के आंसर को अगर मैं 10⁻⁶ कर दूं तो वो हमारे पास मिलियंस के अंदर वैल्यू आ जाएगी। जी सर। 2⁻⁶, ये देखो, ये हमारे पास आ गई डेप्रीसिएशन एक साल की। ये इतनी वैल्यू से डेप्रीसिएशन का जी सर। अकाउंट डेबिट होगा, और इतनी वैल्यू से ही, ये क्या है यार, कंट्रोल C करें और इसको जी कंट्रोल सर, सी करंट एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे कंट्रोल बिल्कुल। नॉन करंट एसेट को। जी सर। वो 11.5 वाला वही नॉन करंट एसेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, हाँ आहिस्ता डेप्रिशिएट होता आहिस्ता जाएगा। और डेप्रिसिएट होता ये जा। जो डेप्रिसिएशन की बढ़ती है। हाँ पहली एंट्री तो ये बन गई। अब लाइबिलिटी का क्या करना है, ये तो हमने एसेट का खाता देख लिया क्या था, अब हम लाइबिलिटी के लिए देखते हैं क्या होगा। अब उस लाइबिलिटी को, वो जो लाइबिलिटी थी वो इस अमाउंट से हर साल उसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड होनी है। ठीक हो गया ना। वो नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। ये आ गया डिस्काउंट
डिस्काउंट, ये इंटरेस्ट इनबाउंड, INTEREST, इंटरेस्ट अन WOUND बाउंड। इंटरेस्ट अनबाउंड कितने से हुआ? 7, इंटरेस्ट अनबाउंड हुआ 7538 से। ये हो गया डेबिट, जी क्योंकि सर। और ये एक्सपेंस है, ये चला गया P&L के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है जी। एज FINANCE फाइनांस COST कॉस्ट। ठीक हो गया। और फिर उसके जी बाद सर। हमारे पास जो लाइबिलिटी है, जो हमारे पास टोटल नॉन कर ये प्रोविजन, PROVISIN, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। जी सर, इसको हम एनसीएल भी कह सकते हैं। वो ना नॉन करंट लाइबिलिटी, हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया है ना फ्यूचर में, फ्यूचर में ऐसी लाइबिलिटी जो हमने फ्यूचर में पे करनी है, प्रोविजन है ना वो, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट कैन बी पेड इन अच्छा। फ्यूचर। जी। बेहतर। अब ये होगा, ये हो जाएगा क्रेडिट। और इसको हम किधर लेके जाएंगे? जी। इसको हम लेके जाएंगे ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाली जो लाइबिलिटी है ना, बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, ये उधर चली जाएगी अब फाइनेंशियल अब अब स्टेटमेंट मैं में। आपको बताता हूँ कि एंड पे क्या होगा। साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो चीज़ें आ रही होंगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो चीज़ें आ रही होंगी जी वो सर। होगी एक डेप्रीसिएशन की अमाउंट। कितने की? वो होगी एक डेप्रीसिएशन की, एक ये अमाउंट आ रही होगी। ओहो, डेप्रीसिएशन की अमाउंट एक आ रही होगी ये, और जी सर। एक ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ रही होगी। इंटरेस्ट अब 75 378। हाँ, 75, 75 378। और फिर उसके बाद जो इस पूरी ट्रांजैक्शन से साल के बाद जो बैलेंस शीट का फ़र्क पड़ रहा होगा, बैलेंस शीट की जो अमाउंट्स का फ़र्क पड़ रहा होगा, फिर साल के बाद नॉन करंट एसेट का जो बैलेंस होगा वो होगा, ये देखो अब एक मिनट, देखो डेप्रीसिएशन ने तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू को कम करना है ना, तो हम इधर करेंगे बिल्कुल सर। 11.5 शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, क्योंकि इसको हमने मिलियंस में करना है, बिल्कुल सर। मिलियंस में इसको कर दिया। और इसको मिलियंस में करने के बाद हमने इसमें से अब आगे वो डेप्रीसिएशन की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है। जो हम लिखेंगे इधर से माइनस डाल के, ये वाली डेप्रीसिएशन की अमाउंट हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो एसेट की अब जो बैलेंस हमारे पास नॉन करंट एसेट के अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा ना, साल के बाद, ईयर 1 गुजरने के बाद वो ये बचेगा। और जो लाइबिलिटी है, प्रोवियन, ये जो प्रोवियन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये वाली, ये इंक्रीज हो गई होगी किससे भला? अपने, ये 1.5 थी ना यहाँ पे, तो 1.5 को मैं जी सर। मल्टीप्लाई करूँगा सबसे पहले, 1.5 शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रेज टू पावर 6, ये हो गया। और इसको हम सर, सर लाइट चली गई है यहाँ पे, और वाईफाई ऑफ होने वाला है। अच्छा चले ये बस, एक्चुअली लाइट। बस ये क्वेश्चन जी, एक करके ना क्लास मिनट। को एंड कर देते हैं, आप कहते हैं तो। जी। अगर नहीं, आप, वो बेसिकली ये किसी टाइम कॉल बंद हो जाएगी, मैंने कहा आपको एडवांस में बता दूं, हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर लें। हाँ तो ये देखें, अब आपको सारी एंट्री समझ आ रही है। बैलेंस शीट जो सर है वो, मुझे आप। जी। सर बेसिकली मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट तो प्रॉपर्ली जिस तरह आपने इसको बैलेंस शीट पे मेंटेन किया, मुझे प्रॉपर्ली समझ लग गई है। लेकिन ये जो अभी लास्ट की हमारी थी डेप्रिसिएशन और एनसीए, मैं उसी के ऊपर फोकस कर रहा था, ये प्रोविजन वाली ना। हम्म, अ, मुझे इसके ऊपर एक रिवीजन रिवीजन आपकी चाहिए होगी प्लीज। देखिए नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो बैलेंस ईयर ज़ीरो में था, उसका बैलेंस था ईयर ज़ीरो के अंदर ये 11.5, मतलब 11.5 मिलियन। ठीक हो गया, नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो थी डिसमेंटलिंग को और उसकी परचेज जी कॉस्ट को बिल्कुल ऐसे ही है। मिला के। अब एक साल के बाद उस पर टोटल के ऊपर जब डेप्रीसिएशन 20 सालों के लिए पर ईयर कैलकुलेट करके जो हमने निकाली है, ये वो जब चार्ज होगी तो वो डेप्रीसिएशन इस अमाउंट में से माइनस होगी। और साल के बाद जो अगले साल के लिए बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर शो होगा वो ये होगा। बात से में लग गई? सर वो 57 500 निकाल के। 57 500 निकाल के, क्योंकि देखो ना 57 500 डेबिट हो रहा है और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा बिल्कुल सर, ठीक है। है। ये इधर 57 500 होना चाहिए, ये पता नहीं किधर से आ गया। ये ये ठीक हो गया।
और उसके बाद ये प्रोविजन फॉर जी सर। डिसमेंटलिंग जो है, ये प्रोविजन को क्या होगा, प्रोविजन हब है नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो आपने आगे जाके पे करनी थी। अब एक साल गुजर गया, जी सर, आपने तो ये एक साल, ओपन फाइव है हाँ जो आपके हमने आपके पहले सुनो सुनो मेरी पहले बात, टाइम पे आपके लिया। आपके पास एक साल की जो इंटरेस्ट आपने कहा, मैंने एक साल बाद, मैंने 20 साल बाद कितना पे करना है, 4 मिलियन। उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आज ही लिख फोर दी जो मिलियन कितनी है, 1.5 मिलियन। बीस जी सालों बाद आपने 4 मिलियन पे करना सर। है। उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 1.5 मिलियन, जो कि आपने आज ही लिख ली, ठीक हो गया, ईयर ज़ीरो पे। जी और एक साल गुजरने के बाद उस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हो गई, कितने की, सेवन फाइव थ्री सेवन जी एट की। तो हमने साल के एंड पे ये देखा कि पूरे एक साल के बाद, एंड होने के बाद, हमने अब कितना पे करना है, एक तो प्रिंसिपल भी पे करना है और दूसरा उसमें एडेड इंटरेस्ट भी पे करना है, जो कि बनता है 1575378। 75378। हाँ, अब मेरे कोई पॉइंट क्लियर हुआ मैंने किस तरह बताया इसको। सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये एनसीएल की न्यू न्यू फॉर बैलेंस द बन जाएगा ईयर्स जो अगले फर्स्ट साल, न्यू जो। न्यू बैलेंस बन जाएगा जो अगले ठीक है। साल की बैलेंस शीट की ओपनिंग में शो होगा। जी बिल्कुल सर। ये वो दो बैलेंस है जो नेक्स्ट ईयर के यानी ईयर टू के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे बैलेंस शीट के लिए, नॉन करंट एसेट के अकाउंट में और जी सर। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के जी सर अकाउंट में। बिल्कुल। ठीक हो गया। जी सर। आज का क्लियर है फिर टॉपिक आपको। आज हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसके ऊपर बड़ी क्लियरिटी के अंदर बात की है, बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। मुझे लगता है कि आपकी जो वॉइस है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर ये है कि हम आज की क्लास इसी जगह एंड करते हैं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो इसको समझने में, तो आप मुझे दोबारा कांटेक्ट करें, हम नई क्लास के अंदर इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।